हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क ऑन अ करंट लूप यानी मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसको हम लोग कहते हैं। आगे लिखे हैं कि टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल एम भी होता है और कहीं कहीं पे इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो इसको अगर आप डिफाइंड करेंगे तो ऐसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मतलब है यहाँ पर, यानी इस तरह से अगर कोई है, मान लीजिए इस तरह से है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट इस तरह से आई करंट फ्लो कर रही है, तो इधर हो गया x और इधर हो गई y। तो इसका अगर एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें इस सर्कुलर लूप का, तो इसका हमको रेडियस देखना पड़ेगा। इसका रेडियस है r, तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो हो गया पाई r स्क्वायर और k कैप। इतना आप समझते हैं कि सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया वेक्टर, करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्या हो गया, एम हो गया। अब करंट क्या है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर एरिया ए कैप है। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का निकालें इसका, तो क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा और पाई आर स्क्वायर और के कैप, इस तरह से मिलेगा। ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस करंट लूप का। इसकी यूनिट कहें, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर बात करते हैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की, यूनिट एंड डायमेंशन, तो m इक्वल टू आई ए है, तो इसका यूनिट होगा क्या, एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू आई और इंटू एल का स्क्वायर, आई इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एल का स्क्वायर, एम। क्लियर, को डाउट, आई इंटू एल का सॉरी, आई इंटू एल का स्क्वायर, तो ये होगा इसका, और डायरेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है इसी डाइपोल मोमेंट के वजह से। तो एग्जाम्पल में हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल में आप इसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में इसका अगर आप बताएंगे, साइड ए है तो स्क्वायर हो गया, इस सब का साइड इक्वल है तो ये हो गया स्क्वायर करंट आई। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो आई इंटू कितना होगा, ए का स्क्वायर। उसी तरह से अगर इस तरह से हो,
ये ए, इस सब साइड ए है और हेक्सागोन है। इस सब साइड ए होगा, आपको पता है। तो इसका क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इंटू आई, और एरिया कितना होगा इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 6। तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे यहाँ पर, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे कितना, √3 डिवाइडेड बटे 4 इंटू ए का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सही है, ओके। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं करने क्या, टॉर्क बात करते हैं। टॉर्क यानी टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में अक्सर ये पूछता है, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल मेरा ये है कि पहले तो हम लोग को टॉर्क के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके लिए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम कि फोर्स क्या होगी ये हमको जानना जरूरी है। तो करंट कैरिंग वायर के लिए आप फोर्स तो निकालना जानते ही। करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फोर्स। तो सबसे पहली बात कि ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, देख रहे हैं आप, और इस तरह से यूनिफॉर्म इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि नहीं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इसमें करंट आई है, ये करंट आई, ये हो गया ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी और डी, इसमें करंट आई चल रही है। तो ए जो बी है उसकी साइड कितनी है, बी है, और जो डी जो ए है उसकी साइड क्या है, ए है। मतलब ये रेक्टेंगल है। कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर हम बात करें एरिया, तो ए इंटू क्या होगा, बी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ए इंटू आई, मतलब ए बी इंटू आई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया ए, बी और आई, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। ओके, अब बात करते हैं क्या, फोर्स निकालते हैं। देखिए एफ बराबर जो होता है वो आपको पता है, आई होता है, एल होता है और बी होता है, और साइन थीटा होता है। और थीटा में आप जानते हैं कि किसके बीच का एंगल होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ऐसे। तो सबसे पहली बात कि एफ ए बी निकालिए, एफ ए और बी, एफ ए बी निकालिएगा तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और एल आई कैप मिलेगा, अक्रॉस बी ये भी आई कैप मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें फोर्स कितना लगेगा, जीरो। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधरे आप जा रहे हैं, करंट की भी डायरेक्शन उधरे है, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि आई और एल की जो वैल्यूज है यहाँ पर बी है, एल का वैल्यू बी है, तो उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में है, तो फोर्स हो गया जीरो। अब बात करते हैं क्या, एफ बी सी की बात करते हैं, एफ बी और सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओके। और एल की डायरेक्शन इधर है, और इसकी लंबाई कितनी है, ए दिया हुआ है, ए, इसकी लंबाई जो है पता है आपको, ए है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, बी है। तो क्या लिखेंगे, ए और ये किधर जा रहा है, जे कैप, अक्रॉस बी किधर है, आई कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे आई ए बी, और जे अक्रॉस क्या लिखेंगे बच्चों, आई। तो यहाँ पर होगा आई ए बी, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। क्लियर, माइनस के, तो इसका फोर्स माइनस के में लग गया। उसी तरह से एफ जो है सी डी की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, एल का लिखेंगे बी, बी में लिखेंगे क्या, आई, माइनस आई कैप, अक्रॉस बी आई कैप। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाता है, जीरो। अब है आपको डी और ए,
डी ए में फोर्स कितना लगेगा, तो आई, लंबाई कितनी है ए, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, सॉरी ये जा कहाँ रहा है, माइनस जे कैप में जा रहा है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, इधर वाई है, इधर क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लेन हो गया, क्रॉस बी, और इसका लिखेंगे क्या, आई कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे आई ए बी माइनस जे क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस आई, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर फोर्स लिखेंगे जे क्रॉस आई जो होगा माइनस के, अब पहले से एक माइनस है तो हो जाएगा प्लस के, एफ डी और ए। अब इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस वायर में फोर्स 0, इसमें फोर्स अंदर की तरफ, इसमें फोर्स 0, इसमें फोर्स बाहर की तरफ। तो इसमें फोर्स लग गया अंदर, इसमें फोर्स लग गया बाहर, तो अभी क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करा देगा। समझ में आई बात, इसमें फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये फाइनली क्या करेगा, घूमेगा, मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है, नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, 0। तो एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी डी प्लस एफ डी ए। तो पहला वाला 0 है, दूसरा वाला है आई ए बी और के कैप, फिर तीसरा 0, ए प्लस आई ए बी और के। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0। तो एफ जो नेट आया, एफ नेट 0 हो गया, जो नेट फोर्स है वो कितना आया, 0। सो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, टॉर्क जो है प्रोड्यूस्ड करेगा। तो कैसे टॉर्क निकालते हैं, देखते हैं टॉर्क कैसे निकालते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ओके। इसमें सिंपल जो है फोर्स कैलकुलेट किए हैं, और पहले भी आप फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सिंपली हमने फोर्स का वैल्यूज कैलकुलेट किया है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी करंट कैरिंग वायर में हम लोग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स की वैल्यूज कैसे लाते हैं, पहले आप पढ़े हुए हैं, उसी के बेस्ट पर ये काम किया गया है। क्लियर, तो इसको हटाते हैं, मिटा दें, ओके। अब क्या करना है कि नेट फोर्स जब 0 हो रहा है, तो फोर्स जब नेट 0 है तो इस पर टॉर्क की बात आने वाली है। तो कैसे टॉर्क का बात करते हैं, बताइए। ये था बी, ऐसे था, इसकी लंबाई क्या थी, पूरा बी लंबाई थी, पूरा लंबाई बी थी। यहाँ पे जो फोर्स लगा है यहाँ पर, वो डॉट में लगा है, उसका नाम एफ दिया गया है, और यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो क्रॉस में लगा है, तो इसका फोर्स का नाम किधर दिया गया है, इधर दिया गया है ना। और ये पॉइंट ओ है, इसी के अबाउट ऐसे क्या करेगा, ये घूमेगा। तो ये जो हो गया ये वाला, यहाँ से आर परपेंडिकुलर नाम दिया जाता है इसको, फिर यहाँ से भी इसको आर परपेंडिकुलर नाम दिया जाता है, और ऐसे। तो आर जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, बी डिवाइडेड बटे 2, ऐसे। तो टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क O इजिकल टू आर परपेंडिकुलर इनटू ये वाला जो फोर्स है इसका नाम F1 देते हैं, इसका नाम, हालांकि F1 नहीं है, ये वाला जो फोर्स है वो DA था, सॉरी ये जो फोर्स था ये वाला वो BC था, इसका नाम BC था, और इसका नाम जो था वो DA था, जो पॉजिटिव में था। देखिए BC वाला फोर्स ये है, IAB माइनस के, ये वाला फोर्स जो है DA वो है प्लस, जिसको हम लोग DA नाम दिया है। तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लिखेंगे, DA प्लस आर परपेंडिकुलर इंटू क्या लिखेंगे, FBC, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे B डिवाइडेड बटे 2 इंटू IA इंटू B प्लस B बटे 2 इंटू IA इंटू B। यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स B डिवाइडेड बटे 2 इंटू IA इंटू B। तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू B इंटू I इंटू कैपिटल B। तो कैपिटल AI इंटू क्या हो गया, B। इसको अभी हम पढ़े थे
इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी। इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको पढ़ेंगे एम इंटू बी टाउ। अब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों है, तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि टाउ भी है, एम भी है और बी भी है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए हम लोग को, इसको कैसे लिखेंगे, समझ रहे बात को? नहीं, जैसे कि टाउ है, टाउ ओ कॉमा एम एंड बी आर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं। तो क्या लिखेंगे, टाउ ओ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर अक्रॉस क्या, बी वेक्टर, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं टाउ ओ इज इक्वल टू एम बी और साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लाते हैं रिजल्ट को, या ऐसे रिजल्ट लाते हैं, और ऐसा रिजल्ट हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। सेम टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे पढ़े थे, या आप ऐसे पढ़े थे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ऐसे पढ़े है कि नहीं। अब इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एम जो है वो पैरेलल हो बी के, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी नेट क्या है, नेट तो फोर्स 0 है ही। इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि अगर एम जो है एंटी पैरेलल हो, एम एंटी पैरेलल हो और थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो टाउ इज इक्वल टू 0 और एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसको पढ़ते हैं ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका नाम है ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का, है ना। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, तो उसको हम लोग डाइपोल में रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप, इसी में सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसमें करना कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग पहले जो रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो पहले एक रिजल्ट ऐसा कैलकुलेट किए थे, याद करिए। इस तरह से करंट कैरिंग वायर था, उसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट थी, है ना, उसकी अपनी एक रेडियस थी, और उसको एक्सिस पे हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया था यहाँ से। अब याद आया होगा आपको, रिजल्ट लिखेंगे ज़्यादा याद आएगा आपको। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2r² प्लस x स्क्वायर और 3/2 ऐसे। अब यहाँ पर जो हम लोग जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे इसमें कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। पहली बात कि जो x है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए अगर हम बात करें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे
यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे r का स्क्वायर, इसको कर देंगे क्या, सॉरी इसको कर देंगे 0, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। तो यहाँ पर हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और x के पावर 3, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि म्यू नॉट आई कर देते हैं और पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं 2 पाई एक्स का क्यूब कर देते हैं। ऐसा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूज को तो कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गई, क्लियर है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो गई आई इंटू ए, यानी आई इंटू पाई आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो B इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो गया म्यू 0 और यहाँ पर लिखेंगे क्या m डिवाइडेड बटे 2 पाई और x का क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 2m डिवाइडेड बटे 4 पाई और x का क्यूब। B है ये। अभी कैसा है पता है आपको, एक EX निकालते थे, याद है 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 2p डिवाइडेड बटे x का क्यूब, चाहे r का क्यूब, जो कहिए r का क्यूब। वैसा ही रिजल्ट है कि नहीं, तो सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट है। तो ये हो गया, ये जो है व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन x एक्सिस, when point placed on x axis, और एक और लिखते थे याद है ई वाई इज इक्वल टू, जब पॉइंट y एक्सिस पता था 1/4 पाई ऑप्सिलन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यूब। तो सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं b, इसको y कर देते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं x कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट m डिवाइडेड बटे 4 पाई और x का क्यूब। सेम टू सेम रिजल्ट आ गया ना। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कैसे कन्वर्ट कर दिए, बात समझ गए। तो इसको हम लोग हेडिंग दिया है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब हम लोग उससे कंपेयर करा दे रहे हैं रिजल्ट को। अब इसमें है कि एक और पढ़ना है हम लोग को जो बोर से रिलेटेड है, बोर से रिलेटेड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी क्या करता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करता है। ये हो गया, अब इसको हम मिटा सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। The magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment of revolving इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके लिए आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करनी है। और ये काफ़ी सिंपल है। इसका पहला जो कंसेप्ट है वो आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट में आपको इसकी कंसेप्ट पढ़ाई गई है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट में कंसेप्ट जो है कि हम लोग ऐसे बात किए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता, इस तरह से रिवॉल्व करता सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
तो आप एटम के कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो Ze होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है। यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से रिवॉल्व करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसके उल्टा में चलेगी। हालांकि उतना डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। इसकी जो रेडियस है वो क्या है? r। कोई दिक्कत नहीं, इसका अपना मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास होगा ही। तो सबसे पहले आप I जो निकालेंगे वो कई तरीके से निकालेंगे। Q/T करेंगे तो I इजिकल टू क्या करेंगे? E कर देंगे, एक टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिखते हैं, जानते हैं आप, फ्रीक्वेंसी लिख दिए 1/T का फ्रीक्वेंसी, या बहुत सारे तरीका है ना। 1/, यहाँ पर लिखेंगे E, और इसको लिखेंगे क्या बच्चों? 2π/ω। इसको लिख सकते हैं I इजिकल टू E⍵ डिवाइडेड बटे 2π ऐसे। तो हमको इतना से मतलब कुछ नहीं है, हमको जो ज़रूरत है एक्चुअल वो है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या लिखते हैं बच्चों? I लिखते हैं इंटू A लिखते हैं। क्लियर? तो I का वैल्यू आप कोई भी लिखो अपन, कोई दिक्कत नहीं है। I इजिकल टू पाई हो गया और I का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? E निकाले हैं, ओमेगा निकाले हैं, 2π, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? पाई इंटू r का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया कैपिटल M। ओके, तो ये जो हो गया ये वाला, तो ये हो गया क्या? V बराबर R इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा बराबर क्या होगा बच्चों? V/R। अब पहले से क्या है यहाँ पर? पाई है इंटू R का स्क्वायर है, डिवाइडेड बटे E, V और R डिवाइडेड बटे 2। M इजिकल टू क्या हो गया? 1/2 और EV इंटू R हो गया। देख रहे हैं, ऐसे हो गया। तो एक वैल्यू जा गई ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब हम इसी में बात करते हैं क्या कि M लिखते हैं और यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, 1/2, और यहाँ पर क्या करते हैं? M, यहाँ पर करते हैं M, V और R कर दिए। E पहले से था ही, यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों? M कर दिए। तो MVR पता है एंगुलर मोमेंटम होता है। MVR जब कोई सर्कुलर पाथ में चलती है तो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आप पढ़े होंगे रोटेशनल डायरेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम इसका नाम हम लोग देते हैं, है ना। ओके, तो M इजिकल टू EL डिवाइडेड बटे क्या हो गया बच्चों? 2M हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन देख रहे हैं। 2 इंटू M, 2 इंटू M। अब यहाँ पर क्या है कि E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E इजिकल टू कितना होता है? सॉरी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है कि नहीं। अब इन सभी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा ना बच्चों। यानी आप इसको पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यूज मिल जाएगी और कुछ उसका फिक्स नाम दे देते हैं, इसको मिटा दें। बहुत सिंपल है ना, कठिन नहीं है, इतना समझो कठिन नहीं है। बोर्ड में पूछता है तो बोर्ड में आपको इसी तरह से डिराइव करना है रिजल्ट को, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, डेरिवेशन आनी चाहिए। जैसे कि थ्योरेटिकल आएगी, लैंग्वेज वाली बात आएगी तो बच्चे जोड़ घटाव करके इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन डेरिवेशन में वो रिजल्ट देखेगा कि भाई क्या रिजल्ट लाया हो, तो इसीलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे M/L है, M/L इजिकल टू, सारे वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बटे 2 इंटू 9.1 10⁻31 kg। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं गैरो मैग्नेटिक रेशियो। इसका नाम है गैरो मैग्नेटिक रेशियो, इसका नाम है गैरो मैग्नेटिक रेशियो। एक कांस्टेंट वैल्यूज है
और इसका मान है 8.8। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8.8 इंटू 10⁻10 है ना, और कूलम पर केजी है ना, कूलम पर केजी आएगा। ओके, अब इसी में नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स भी इसी में आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम बोर्स ने बताया था NH डिवाइडेड बटे कितना 2 पाई। n क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो m इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, e डिवाइडेड बटे 2m लिख सकते हैं। ओके, तो l का वैल्यू लिखेंगे n इंटू h और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों 2 पाई इंटू e डिवाइडेड बटे 2m। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n इंटू EH डिवाइडेड बटे 4/m। क्लियर है। और n तो n आप जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इसको हम लोग जानते हैं n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग ऐसे मानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n बराबर 1 जब होगा तो m क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगी, है ना। तो m मिनिमम इजिकल टू हम लोग लिखेंगे EH डिवाइडेड बटे 4 पाई और m, ऐसे लिख सकते हैं। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना बच्चों। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका फिक्स अपनी वैल्यूज होती है। और इन सभी का वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा m जैसे मिनिमम है, m मिनिमम तो E 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 6.63 10⁻34 और डिवाइडेड बटे 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 10⁻31। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, m मिनिमम। और इस n मिनिमम 24 आ गया और इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसका नाम है बोर, क्योंकि बोर से निकला है ये, बोर मैग्नेटॉन इसका नाम है। तो आज हमने इसमें छोटी बड़ी 3 टॉपिक की चर्चा की है। एक तो शुरू में हम लोग टॉर्क निकाले थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के चलते, एक निकाले थे सर्कुलर रिंग के लिए, और एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जो पहले निकाले थे उसमें कंपेयर किए थे, और दूसरा है बोर्स के लिए निकाले हैं, है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो 2-3 क्लास हम लोग वीडियो नहीं बनाए हैं उसका वजह था कि मुझे तबीयत खराब थी, है ना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना सका। अब फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।